नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा सोशल मीडिया रेगुलेशन के बारे में। दुनिया भर के कई देश सोशल मीडिया कंपनीज को रेगुलेट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इन कंपनीज के माध्यम से या तो हेट फैलाई जा रही है या फिर एंटी नेशनल या एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है भारत में कुछ ही दिन पहले संसद में रविशंकर प्रसाद जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, एक तरह से चेतावनी सी दी थी ट्विटर को कि ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानून की पालना करनी चाहिए और जो अकाउंट्स भारत सरकार ने ट्विटर को बैन करने के लिए कहा था उन्हें बैन करना चाहिए। तो ट्विटर ने उस फरमान को, एक तरह से उस ऑर्डर को पूरी तरह फॉलो नहीं किया। कुछ अकाउंट्स को भारत में रिस्ट्रिक्ट कर दिया था लेकिन इंटरनेशनली ग्लोबली वो अलाउड थे। उसके अलावा कुछ ही दिन पहले मेक्सिको में एक नया कानून लाया गया है जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करेगा। वहां की संसद में, वहां की पार्लियामेंट में एक ऑफिशियल बिल लाया गया है, टेबल किया गया है। हालांकि अभी तक एज ऑफ राइट नाउ यानी कि 23 तारीख को जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक वो पास नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये पास हो जाता है तो ये सोशल मीडिया को काफी बड़े स्तर पर रेगुलेट कर पाएगा और ये दूसरे देशों के लिए एक मॉडल बिल हो सकता है। इसी तरह के कुछ कानून यूरोप में, नाइजीरिया में, टर्की में, कई देशों में लाए गए हैं 2020 में, लेकिन 2021 के जो ये 1.5 महीने का समय काल गया है इसमें ही हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई देश सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, किस तरह के कानून लाए गए हैं या फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोशल मीडिया की, क्या सचमुच इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। जो इस डिबेट के दोनों पहलू हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विथ थाउजेंड्स ऑफ फ्री क्लासेस दैट आर अवेलेबल। उन क्लासेस के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, आपको केवल एक अनलॉक कोड यूज करना है। महिपाल कोड यूज करके आप अनअकैडमी पर रजिस्टर कर सकते हैं एंड इट विल अनलॉक एनी फ्री क्लास, एनी स्पेशल क्लास। लेकिन अगर आप लाइव टेस्ट, क्विज और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस चाहते हैं कि किसी भी एजुकेटर की किसी भी क्लास को आप देख सकें एनी टाइम, तो फिर आपको एक सब्सक्रिप्शन परचेस करना होगा। और ये सब्सक्रिप्शन ना केवल यूपीएससी के लिए बल्कि भारत में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सबकी तैयारी के लिए उपलब्ध है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये प्राइसेस पे नहीं करनी है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। तो यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी के लिए दो प्रकार के कोर्सेज हैं। एक है प्लस कोर्स जहां पर आपको क्लासेस मिलेंगी इस प्राइस पर नहीं बल्कि कोड यूज करके एट द प्राइस ऑफ 44,000 रुपीज फॉर 1 ईयर। और आइकॉनिक कोर्स है जहां पर आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा। एक मेंटोर आपको तैयारी में आने वाले सभी डाउट्स को सॉल्व करेगा, प्लस जीएस के मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी करवाई जाएगी इन्हीं मेंटोर्स के द्वारा जिन्होंने खुद मेंस को क्लियर किया है। तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है, अगेन इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। अगेन यू कैन यूज द डिस्काउंट कोड हियर। इन कोर्सेज को अगर आप बंडल टुगेदर एक साथ खरीदना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप ऑप्शनल का प्लस कोर्स प्लस आइकॉनिक का जीएस कोर्स एक साथ लेना चाहते हैं तो आपको एक साल के लिए ये कोर्स 88,000 का नहीं बल्कि अगेन 10% डिस्काउंट इस पर आप कोड यूज कीजिए महिपाल, तो कोड यूज करते ही आपको डिस्काउंट मिलेगा एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर 80,000। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी ऑप्शनल की प्लस जनरल स्टडीज की विथ अ मेंटोर ये आपको अवेलेबल होगी एट 80,000 रुपीज। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए मेक्सिको, जो कि एक डेमोक्रेसी है, वहां पर एक बिल लाया गया है। और ये बिल क्यों लाया गया? क्योंकि मेक्सिको के जो प्रेसिडेंट हैं आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट के बैन होने के बाद ट्विटर की काफी आलोचना करी थी। इन्होंने कहा था कि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, आप एक देश के राष्ट्रपति का अकाउंट कैसे बैन कर सकते हो जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो ये तो प्राइवेट कंपनीज की सेंसरशिप है और ये एक खतरनाक प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट का मतलब एक बार कोई चीज हो जाती है तो अगली बार उसको फॉलो किया जा सकता है, इसे कहते हैं प्रेसिडेंट। तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है, एक बार हुआ है अगली बार भी हो सकता है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप का किया है, किसी दिन ट्विटर के सीईओ की जो बाइडेन से नहीं बनी, जो बाइडेन का अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। किसी दिन मैक्सिको के राष्ट्रपति से उनका कुछ पंगा हो गया, उनका अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है। हो सकता है फ्यूचर में भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के अकाउंट्स को भी ब्लॉक करने की कोशिश हो। तो बेसिकली मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये जो ट्विटर के द्वारा कदम उठाया गया है ये गलत है और ये मेक्सिको में ना हो पाए इसके लिए इन्होंने एक बिल टेबल करवाया वहां पर अपनी पार्लियामेंट में और इसके तहत इन्होंने अपना फेडरल टेलीकम्युनिकेशंस लॉ को अमेंड किया है। तो ये जो नया कानून है ये मेक्सिको के फेडरल टेलीकम्युनिकेशंस लॉ को अमेंड करेगा और इस बिल को अभी वहां पर टेबल किया जा चुका है उनके अपर हाउस में। और अल्टीमेटली सरकार ये कह रही है, मेक्सिको की सरकार, कि हमारा एम ये है कि हम प्राइवेट कंपनीज को रोकें हमारे नागरिकों के राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को गैदर करने से। तो फ्री इंफॉर्मेशन और ओपिनियन अपना रख सकें, फ्रीडम ऑफ स्पीच रह सके, इसी के लिए हम ये कानून बदल रहे हैं।
अब मेक्सिको का ये बिल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि देखो मेक्सिको एक डेमोक्रेसी है और काफी बड़ी डेमोक्रेसी है, कोई छोटा मोटा देश नहीं है मेक्सिको। तो मेक्सिको जैसी डेमोक्रेसी में अगर ये बिल आया है तो डेफिनेटली इसको दुनिया के कई देश कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं, एक मॉडल बिल की तरह मान सकते हैं। तो इस बिल के बारे में आपको ब्रीफ जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिकली मेक्सिको का ये बिल क्या करेगा कि वहां का जो टेलीकॉम रेगुलेटर है, फेडरल टेलीकम्युनिकेशंस इंस्टीट्यूट आईएफटी, उसको ये पावर दे देगा कि कोई भी कंपनी के द्वारा अगर कोई अकाउंट ब्लॉक किया जाता है, मान लो ट्विटर फेसबुक के द्वारा कोई अकाउंट ब्लॉक किए जाते हैं, तो इसका पावर आईएफटी के पास होगा, ना कि उस कंपनी के पास। और आईएफटी के पास ये भी पावर होगा कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर देश में ऑपरेट कर सकता है। तो अगर आईएफटी चाहे तो फेसबुक को बैन कर सकती है मेक्सिको में, ट्विटर को भी बैन कर सकती है। और कोई भी नया सोशल मीडिया नेटवर्क अगर बनता है, उसमें 1 मिलियन यानी 10 लाख यूजर आ जाते हैं, तो उसको तुरंत इस रेगुलेटरी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास रजिस्टर करना जरूरी है, वरना वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब ये जो सोशल मीडिया का रेगुलेशन है ये पूरी दुनिया में चल रहा है और खास करके 2021 में इस पर काफी डिबेट बढ़ गई है, क्योंकि कई देशों में पॉलिटिकल ऐसे मूवमेंट्स आए हैं, ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं जिसके कारण सोशल मीडिया काफी चर्चा में आ गया है। तो ये जो इवेंट्स हैं, इनमें से कई इवेंट्स सोशल मीडिया के माध्यम से या मॉडर्न कम्युनिकेशन के माध्यम से ही ऑर्गेनाइज किए गए हैं। सबसे फेमस एग्जांपल है जो 7 जनवरी को हमने यूएस के कैपिटल में देखा था, यानी कि वहां की पार्लियामेंट में किस तरह से राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो अंदर चले गए थे, उन्होंने तोड़फोड़ करी थी और पार्लियामेंट को काफी बड़े स्तर पर खतरा था, वहां के लॉ मेकर्स को खतरा था। तो उस समय भी ये बात आई थी कि जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उन्हीं के माध्यम से ये रेडिकलाइज्ड ग्रुप्स ऑपरेट कर पा रहे हैं, इकट्ठा हो पाते हैं, अपने आप को इतने बड़े कैंपेन के लिए ये तैयार कर पाते हैं कि इन्होंने यूएस कांग्रेस पर एक तरह से हमला बोल दिया। और उसी दिन ट्विटर ने क्या किया, ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। तो जैसे ही ट्विटर ने राष्ट्रपति के अकाउंट को ब्लॉक किया तो कई सेलिब्रिटीज ये कहने लगे कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप गलत बोलते थे वो बात अलग है, लेकिन आप उनका अकाउंट ब्लॉक थोड़ा ना कर सकते हो। तो ये तो एक भविष्य के लिए एक बुरा संदेश है कि जिसको चाहे फेसबुक ट्विटर भविष्य में शट डाउन कर सकते हैं। कि मान लो किसी व्यक्ति के 20 मिलियन फॉलोअर हैं या 30 मिलियन भी फॉलोअर हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी दिन ट्विटर के सीईओ को वो पसंद नहीं आएगा तो ट्विटर उसको डायरेक्टली बंद कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। तो इस तरह का रेगुलेशन जो है वो भविष्य में मिसयूज किया जा सकता है। तो चाहे लोग ट्रंप के बैन होने से ट्विटर पर खुश हो रहे हो, लेकिन ये कोई भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इस तरह की बातें सामने आई थी और अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन, जो अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से है, जो वहां पर नागरिक सुरक्षा के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए लड़ता है, उसने भी इसी प्रकार का स्टेटमेंट जारी किया था। तो ACLU ने कहा था कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप बहुत महीनों से बकवास कर रहे थे, ट्विटर पे बकवास शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि इलेक्शन फ्रॉड था, ये सब बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनीज के पास इतना पावर नहीं होना चाहिए कि वो राष्ट्रपति को ब्लॉक कर दें। तो इससे क्या होगा ना, भविष्य में देखो डोनाल्ड ट्रंप के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर ब्लॉक हो गया तो उनकी अपनी वेबसाइट है, उनके दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर उनके अकाउंट बने हुए हैं, उनकी खुद की प्रेस टीम है, तो उनके पास तो दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने के बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन इन लोगों का क्या होगा, जैसे कि जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो मूवमेंट था, उसमें कई लोग एक्टिविज्म फेसबुक ट्विटर के माध्यम से कर रहे थे, LGBTQ एक्टिविस्ट हैं, अगर उनको सेंसर कर दिया गया तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, उनकी कोई अपनी प्रेस टीम थोड़ना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जाके अखबारों में अपने एडिटोरियल्स लिखवा लें। तो ये बात भविष्य में एक्टिविस्ट के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और ACLU को उससे दिक्कत है। ACLU को ये मेनली प्रॉब्लम नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड हो गया, उनको बस ये बात दिक्कत है, इस बात से दिक्कत है कि इस तरह की जो ये सस्पेंशन वाला काम है ना, ये भविष्य में एक्टिविस्ट के साथ ना हो। लेकिन देखो फेसबुक जो है वो खुद ये बात मान चुका है 2018 में कि इनके अपने जो फेसबुक ग्रुप्स हैं जो लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, वो खुद फेसबुक के एल्गोरिदम द्वारा रेकमेंड किए जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं फेसबुक एल्गोरिदम का हाथ है, लोग ढूंढ के उन ग्रुप्स तक नहीं पहुंच रहे हैं, फेसबुक खुद उन्हें सजेस्ट कर रहा है। तो ये फेसबुक के खुद के रिसर्च में पता चला है 64% ऑफ द टाइम अ पर्सन जॉइन्स एन एक्सट्रीमिस्ट फेसबुक ग्रुप, दे डू सो बिकॉज द प्लेटफॉर्म रिकमेंडेड इट। इनफैक्ट अगर आप भारत में भी देखोगे आपको बहुत सारे इस तरह के फेसबुक ग्रुप्स रिकमेंडेड आएंगे। अगर आपने कोई एक आध पेज लाइक कर रखा है कहीं पर कोई राइट या लेफ्ट विंग का, तो आपको कई सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ज्वाइन करने का एक प्रॉड आता रहता है, एक साइड में सजेशन आता रहता है। तो ये फेसबुक के खुद के रिसर्च में आया है और फेसबुक के एम्प्लॉइज ने भी ये बात मानी थी एक प्रेजेंटेशन में कि फेसबुक का एल्गोरिदम इंसान के दिमाग की उस बात को एक्सप्लॉइट करना चाहता है जिसमें हम डिवाइसिवनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इंसान का जो दिमाग है वो तोड़ने की तरफ या डिवाइसिवनेस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, तो इसीलिए डिवाइसिव कंटेंट को ज्यादा पुश मिल जाता है एल्गोरिदम के माध्यम से। तो इसीलिए अब जब ये 7 जनवरी वाला कैपिटल हिल पर इंसरेक्शन हुआ तो उसके बाद यूएस में ये चर्चा बड़े स्तर पर शुरू हुई कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार ठहराया जाए। यानी कि अगर फेसबुक के ग्रुप के माध्यम से ये लोग इकट्ठा हुए
तो फेसबुक के ग्रुप्स को बंद किया जाए या फिर फेसबुक को लायबल होल्ड किया जाए कि आपके कारण देश के पार्लियामेंट में, देश की संसद में हिंसा हो रही है। तो पॉलिसी मेकर्स पर यह दबाव आने लगा कि आप ऐसा कानून बनाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या फिर बिग टेक कंपनीज को अपना एक छत्र राज बनाने से रोके। और ये क्या करते हैं, इनको जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल लगता है, जहां पर सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है, वहां पर ये पुश करते हैं अपना कंटेंट। तो चाहे हेट स्पीच की तरफ ज्यादा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आ रहा हो वहां से, लेकिन फिर भी उसको रोकना चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी हो। अभी उनके ऊपर ऐसी कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है कि वो हेट स्पीच को रोकें। जो यूएस के कानून है वो बेसिकली ऐसे हैं कि अगर प्लेटफॉर्म किसी का है, बातचीत कोई और कर रहा है, तो जो बातचीत कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो हेट स्पीच ना करे, प्लेटफॉर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वरना आप सोच रहे हो मार्क जकरबर्ग तो कब के जेल में होते अगर फेसबुक पर हेट स्पीच के कारण बैन लगता या जेल होने का कोई प्रावधान होता तो। ठीक है, तो यूएस में ये सेक्शन 230 है, कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट 1996 का, ये इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बचाता है। इन शॉर्ट मैंने आपको जो बताया यही है कि ये कहते हैं, ये कानून क्या कहता है कि प्लेटफॉर्म जो दे रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि मान लो अगर कोई मोबाइल नेटवर्क दे रहा है और उस मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए कोई आतंकवादी हमला प्लान कर रहे हैं, तो फिर आप मोबाइल नेटवर्क कंपनी को लायबल नहीं रख सकते। एटीएनटी या फिर मान लो भारत में एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियों को आप लायबल होल्ड नहीं कर सकते कि आपके मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करके आतंकवादियों ने कोई प्लानिंग करी है ना, जिम्मेदारी उस आतंकवादी की होगी। तो कुछ उसी तरह का कानून ये यहां पर यूएस में अभी है। लेकिन अब एक चर्चा चल रही है खास करके डेमोक्रेटिक पार्टी में कि इस कानून में थोड़े संशोधन किए जाएं और ये जो टेक कंपनीज हैं इनको लायबल होल्ड किया जाए, इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी डाली जाए कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पर इस तरह के हेट ग्रुप्स हैं तो आप पर भी जिम्मेदारी आएगी। अभी तक इस तरह का काम दुनिया में केवल कुछ देश करते थे, जिनमें से जर्मनी सबसे बड़ा अग्रणी देश है। जर्मनी में कई सालों से इस तरह के रेगुलेशंस हैं जो सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है कि देखो वहां पे वो जो प्रो नाजी प्रोपेगेंडा जो फैलाना चाहते हैं उन पार्टीज को रोकने के लिए बेसिकली जो एक्सट्रीम राइट विंग या एक्सट्रीम फासिज्म वाले ग्रुप्स हैं उनको रोकने के लिए जर्मनी ने कई सालों से ऐसे कानून बना रखे हैं कि अगर कोई नाजी प्रोपेगेंडा शेयर करता है तो वो तुरंत कंपनी को ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो जर्मनी के अंदर कंप्लीट फ्री स्पीच नहीं है सोशल मीडिया पर। ओके, और वो मेनली नाजी प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए था। लेकिन बाकी सारे देश क्या करते थे, अमेरिका वाली पॉलिसी फॉलो करते थे। यूएस में क्या है कि फ्री स्पीच इज द बेस्ट अप्रोच, सबको आजादी दे दो, जिसको जो चाहे बोलना है वो फेसबुक पे बोले, ये आजादी दे दी गई है। तो इस पॉलिसी के अंडर में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकते। अब चाहे वो राइट विंग का कोई बोल रहा हो, लेफ्ट विंग का बोल रहा हो, सबको बोलने की आजादी है प्लेटफॉर्म पर। और जो भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, मान लो कोई आपत्तिजनक कंटेंट है तो वो कैसे डिसाइड होगा, जैसे फेसबुक पे अगर कई लोग, हजारों लोग कोई कंप्लेन कर देते हैं, उसको रिपोर्ट कर देते हैं, तब जाकर कोई नेगेटिव कंटेंट हटाया जाता है। ये अप्रोच अभी तक ज्यादातर देशों में हो रहा था। तो अब कई देश इस जर्मन मॉडल को अपनाने की सोच रहे हैं कि जर्मनी ने कहीं ना कहीं एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी है कि भाई यहां पर आकर आपकी फ्री स्पीच खत्म हो जाती है कि आप नाजी प्रोपेगेंडा नहीं बढ़ा सकते। वैसे ही हो सकता है कि हर देश अपनी अपनी रेड लाइन ड्रॉ कर दे कि जैसे भारत के अंदर आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते कि देश के टुकड़े होंगे, यहां पर रेड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जैसे ही आपने इस तरह की बातें करी तो आपके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। तो इस तरह से हर देश अपने अपने रेगुलेशन ला सकता है। तो भारत सरकार ने भी 26 जनवरी को जो लाल किले पर घटना हुई थी उसके बाद ट्विटर को कहा था कि 1178 अकाउंट्स हैं, इनको हटाया जाए, क्योंकि ये भड़का रहे थे लोगों को, ऐसा सरकार का कहना था। लेकिन ट्विटर ने इस बैन को पूरी तरह से नहीं लागू किया। बेसिकली उसने क्या किया, ट्विटर ने इंडिया में इन अकाउंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भारत में उसका कंटेंट नहीं दिखेगा, लेकिन विदेशों में दिख रहा था। तो कंप्लीट आउटराइट बैन ट्विटर ने नहीं किया। और इसी तरह के बैन की रिक्वेस्ट या फिर सरकारी एजेंसीज के द्वारा सोशल मीडिया पर रेगुलेशन देखा गया है युगांडा जैसे देश में भी, म्यांमार में भी। म्यांमार में जब कू हुआ उसके बाद मिलिट्री ने कुछ समय के लिए फेसबुक को बैन कर दिया था, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से लोग इकट्ठा होना चाहते थे, रैलीज वगैरह हो रही थी। हालांकि वो वैसे भी हो रही है, लेकिन फेसबुक अगर होता तो वो और बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज करी जा सकती थी। इसलिए इन्होंने भी तुरंत सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन किया। तो कई क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ये जो बिग टेक कंपनीज हैं जैसे कि ट्विटर, अगर ये कहती हैं कि हम हेट स्पीच के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो ये केवल डेवलप्ड कंट्रीज में इस तरह के काम करते हैं। तो इनका भी जो बिहेवियर है वो दोनों तरह के देशों में अलग है। डेवलप्ड कंट्रीज में कुछ और बिहेवियर है इनका, और डेवलपिंग कंट्रीज में पूरी तरह से अलग बिहेवियर है। डेवलपिंग कंट्रीज में ये सरकारों की लाइन पर चलते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे यूएस में ये सरकार की बात नहीं मानते, लेकिन जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज है, चाहे वो टर्की हो, पाकिस्तान हो या और भी कोई देश हो, वहां पर ये सरकार की बातें मानते हैं और चुपचाप उन अकाउंट्स को ब्लॉक कर देते हैं जिन पर सरकार आपत्ति उठाती है। तो ये बेसिकली इनका ड्यूअल जो बिहेवियर है ये गलत है। ये केवल फ्री स्पीच की बातें यूएस में करते हैं, बाकी दुनिया में नहीं करते। अब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए सबसे बड़ी पहल शायद यूरोपियन पार्लियामेंट ने करी थी। नवंबर 2020 के महीने में इन्होंने 3 कानून लाए। जैसे कि हमारे भारत में 3 कानून है कृषि संबंधित, वैसे ही यहां पर 3 कानून आए थे। तो पहला कानून था इनका डिजिटल सर्विसेज एक्ट, जो क्या कहता है कि हर प्लेटफॉर्म को हेट स्पीच डिस्क्लोज करनी होगी और
अगर कोई हेट स्पीच फ्लैग्ड है तो यूरोपियन रेगुलेटर्स उसको हटवा सकते हैं। तो ये पहला कानून कहता था। फिर उनका डिजिटल मार्केट एक्ट है जो अनफेयर बिहेवियर को हटाता है। अनफेयर बिहेवियर का मतलब अगर कोई ऐसी प्रणाली है जिसमें छोटी कंपनीज ऑपरेट नहीं कर सकती तो इस अनफेयर बिहेवियर को ये डिजिटल मार्केट एक्ट रोकेगा। तीसरा है कि ये टेक जायंट्स जो हैं इनको अपने एल्गोरिदम डिस्क्लोज करने होंगे। ये अपने एल्गोरिदम को बहुत क्लोजली गार्ड करते हैं क्योंकि एल्गोरिदम इज एवरीथिंग। यूट्यूब के होम पेज पे क्या दिखेगा वो केवल यूट्यूब को पता है। उनके एल्गोरिदम के बेसिस पर कुछ फॉर्मूलाज हैं जो उन्होंने डेवलप किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स, उसके बेसिस पर दिखता है। तो उस एल्गोरिदम को सरकार को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर सरकार उनसे पूछे। अब मैक्सिको की बात कर लेते हैं। तो मैक्सिको का बिल अभी मैक्सिको में भी काफी कंट्रोवर्सी करा रहा है क्योंकि वहां पर क्या है ना कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि लैटिन अमेरिकन इंटरनेट एसोसिएशन ये कह रहा है कि ये वाला जो कानून है ये फ्री और ओपन इंटरनेट को रोक रहा है। कि सरकार कहना तो ये चाह रही है कि हम रेगुलेट कर रहे हैं बड़ी कंपनियों को, पर एक्चुअली में वो इंटरनेट को रेगुलेट करना चाह रहे हैं और ये एक ग्लोबल फिनोमेना बन सकता है अगर ये कानून पास हो जाता है। तो इसको लेकर मैक्सिको में भी काफी डिबेट हो रही है। अब इधर यूरोपियन कानूनों से अलग क्या है, देखो ईयू के कानून जो है वो डेटा प्रोटेक्शन पर ज्यादा फोकस करते हैं। दे आर फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग द डेटा एंड द यूजर्स फ्रॉम बीइंग मैनिपुलेटेड बाय फेक न्यूज, बॉट, स्मीयर कैंपेन्स। तो ईयू के कानून अलग तरह से अप्रोच कर रहे हैं इस पूरी प्रॉब्लम को। और मैक्सिको का बिल जो है वो एक बड़ा रेगुलेटर बिठाना चाहता है और ये रेगुलेटर ये डिसाइड करेगा कि कौन से अकाउंट ब्लॉक होंगे कौन से नहीं होंगे। तो ये इस कानून का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। तो ये जो आईएफटी है जो वहां का टेलीकम्युनिकेशंस रेगुलेटर है वो बेसिकली पॉलिटिकल काम में लग जाएगा कि सरकार उसको क्या कहेगी, उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का अकाउंट बंद कर दो, इसने आज कुछ हमारी पार्टी के विरोध में बात कही है तो आप इसका अकाउंट ब्लॉक कर दो। बेसिकली मैक्सिको भी एक डेमोक्रेसी है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, तो वहां पर इस तरह की चीजें होंगी। इसको लेकर क्रिटिक्स काफी आलोचना कर रहे हैं इस बिल की। तो ये जो बिल है ये केवल कुछ एलिमेंट्स को पिकअप कर रहा है, जैसे कि अगर आप फेक न्यूज फैलाते हैं, हेट स्पीच है, वायलेशन ऑफ सर्टेन पर्सनल राइट्स हो रहा है, तो इसी बेसिस पर अकाउंट्स को क्लोज किया जा सकता है। बॉट्स के बारे में, फेक अकाउंट्स के बारे में, फॉल्स यूजर अकाउंट्स के बारे में ये कुछ नहीं कहता है। तो इससे एक क्या हो गया, एक बैकडोर मिल गया, एक बहुत बड़ा लूप होल मिल गया कि अगर कोई फेक अकाउंट्स को यूज कर रहा है, पैसे देकर बॉट्स के माध्यम से कोई कंटेंट को पुश कर रहा है, तो उसको लेकर कोई भी यहां पर प्रक्रिया नहीं करी जा सकती है अकॉर्डिंग टू द मैक्सिकन बिल। तो ये इसका एक लूप होल इन्होंने छोड़ दिया और ये भी एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है इस बिल का कि ये जानबूझकर प्रोफेशनल मैनिपुलेटर्स के लिए एक बैकडोर छोड़ा जा रहा है, ताकि मान लो कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी है मैक्सिको की, वो अगर बॉट्स का इस्तेमाल करके कोई कंटेंट पुश करती है तो उसके खिलाफ इस कानून से कार्रवाई नहीं हो सकती है। और ये जो टेक इंडस्ट्री की लॉबी है वो क्या कह रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा कानून है ये एक इंटरनेशनल संधि के खिलाफ है। कौन सी संधि है? यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, यूएसएमसीए। पहले होता था नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो नाफ्टा हटाकर 2018 में इन देशों ने क्या साइन कर लिया? यूएसएमसीए, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के तहत ये वाला कानून इलीगल होगा, ऐसा ये ट्विटर फेसबुक जैसी कंपनियां कह रही हैं। क्योंकि इन कंपनियों का क्या कहना है कि अगर सोशल मीडिया कंपनीज पर कोई रिस्ट्रिक्शन आया तो इनको क्या होगा, सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा आईएफटी से, जो केवल मैक्सिको में है। इस तरह की कोई बॉडी यूएस और कनाडा में तो है नहीं। और इनका जो ये कानून है यूएसएमसीए, ये कहता है कि सब जगह कानून बराबर होंगे। अगर कोई मैक्सिको में रिस्ट्रिक्शन है तो वैसा ही रिस्ट्रिक्शन यूएस और कनाडा में भी होगा, और अगर मैक्सिको में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो यूएस में भी कोई रिस्ट्रिक्शन उस तरह का नहीं होगा। बेसिकली ट्रेड जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि कल को अमेरिका अपने स्तर पर एक अलग रिस्ट्रिक्शन लगा दे किसी भी प्रकार के व्यापार पे। तो ये कंपनियां कह रही है कि ये हमारे व्यापार करने के उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये सोशल मीडिया कंपनीज इसको साइट कर रही हैं कि ये गलत है, मैक्सिको में नहीं होना चाहिए अंडर द यूएसएमसीए। तो बोले ये इंटरनेशनल संधि जो साइन करी है मैक्सिको ने उसके खिलाफ है। लेकिन जवाब में मैक्सिको के लॉ मेकर्स या मैक्सिको की सरकार क्या कह रही है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यहां पर थोड़ा सा लिमिट कर रहे हैं, फ्री ट्रेड का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ट्विटर के माध्यम से कोई कंपनी बिजनेस कर रही है तो उस पर हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, हम केवल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर रोक लगा रहे हैं। जबकि ये कंपनीज क्या कह रही हैं कि ये यूएसएमसीए का वायलेशन है। अब प्रेसिडेंट जो हैं मैक्सिको के, वो इस मामले को G20 समिट में भी उठाने वाले हैं। ऐसा इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन आने चाहिए। तो आप देखेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में ये मुद्दा काफी जोर शोर से आगे रहेगा। 2021 में दिस वन विल बी वन ऑफ द मोस्ट हॉटली डिबेटेड टॉपिक्स। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो अभी बनाया है कि इसके एग्जाम्स में पूछे जाने की, इंटरव्यूज में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आपके ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपके दिमाग में रहने चाहिए। और कमेंट में मुझे ये बताना कि आप क्या सोचते हो कि क्या हम धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं जब गवर्नमेंट्स सोशल मीडिया को रेगुलेट करेंगी। तो बेसिकली जैसे चाइना में होता है कि चाइना में गवर्नमेंट सब कुछ रेगुलेट करती है, तो कहीं ना कहीं वो चाइना को स्टेबिलिटी दे रहा है, चाइना की गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी दे रहा है, वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है। तो क्या आपको लगता है कि ये दिशा सही है या फिर एक्सट्रीम फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए जैसा कि यूएस का मॉडल कहता था पहले?
ओके, कमेंट में बताइएगा। अगर आपके पास समय हो तो ये किताब जरूर पढ़िएगा, द एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म बाय शोशाना जुबॉफ। बराक ओबामा ने 2019 के एंड में अपने बुक रिकमेंडेशंस में इस किताब को बताया था, और फनीली इनफ ओबामा की पॉलिसीज को ही ये किताब क्रिटिसाइज करती है कि ओबामा के कारण ही ये सारे गूगल फेसबुक इतने पावरफुल हुए। इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन जरूर क्लिक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।